नमस्कार साथियों। देखिए, आपका कल एएसओ का एग्जाम हुआ है। एएसओ का एग्जाम जिसमें आपको जीके से रिलेटेड जो 41 प्रश्न पूछे गए हैं, 40 प्रश्न लगातार है। एक क्वेश्चन आपको 44 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो टोटल 41 प्रश्नों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, आंसर की के बारे में। तो देखिए, सेशन शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न है आपको दे रखा था, सुमेलित करना है और सही कोट का आपको चयन करके बताना है। ये जो इसमें लगा रखे हैं टिक, ये आपको आंसर नहीं मानने हैं। जो मैं यहाँ पर बताऊंगा वो आपको सही मानना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, जयानक, यहाँ पर क्या है, जयानक है। जयानक में देखो, जयानक, तो पृथ्वीराज विजय, यानी कि जयानक का कौन सा हो जाएगा, पृथ्वीराज विजय हो जाएगा। यानी कि पहले का तीसरा इसमें है क्या, नहीं है। इसमें है, नहीं है। इसमें बिल्कुल पहले का तीसरा इसमें दे रखा है, इसमें है क्या, नहीं है। तो आपका आंसर निकल कर आ गया, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो जयानक भट्ट है, पृथ्वीराज विजय। अगर केवल आपको एक आता है तब भी आपका आंसर इसमें निकल जाता है। फिर देखिए, नयन चंद्र सूरी, ये इसका पूरा नाम है। तो नयन चंद्र सूरी जो है, ये किसका आपका हो जाएगा, हमीर महाकाव्य, ठीक है। इसमें भी नयन में ये आ रहा है और महाकाव्य में भी ये है। लेकिन आपको अगर इतना डीप में नहीं जाना है, केवल इतना ही आपको पता है जयानक भट्ट है, वो पृथ्वीराज विजय का है, तो आपका आंसर यहाँ से निकल जाता है। फिर राजशेखर की बात करें तो इसका प्रबंध कोश हो जाएगा, और चंद्रशेखर की बात करें तो ये आपका सृजन चरित्र है। यानी कि पहले का तीसरा हो गया, फिर दूसरे का दूसरा हो गया। तो यहाँ पर देखिए, ये नयन चंद्र हमीर महाकाव्य, बिल्कुल। फिर ये तीसरे का पहला हो गया और चौथे का चौथा, यानी कि ऑप्शन आपका जो 3 है ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष पूछा है। जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष। देखिए, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, 1931 में। किसके द्वारा की गई थी, कपूर चंद्र पाठन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन 1936 में इसका पुनर्गठन हुआ था। 1936 में इसका पुनर्गठन हुआ था। और जब इसका पहला अधिवेशन हुआ था, पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था, जयपुर में हुआ था। और पहला अधिवेशन कब हुआ था, 1938 में हुआ था। उस समय इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, जमनालाल बजाज के द्वारा की गई थी। यानी कि ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर होगा। कपूर चंद्र पाठन इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। फिर देखिए, अगला प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में आपको पूछा है। इसके विषय में सत्य कथन कौन सा है वो बताना है। 1903 में रावकृष्ण सिंह ने बिजोलिया क्षेत्र में चौरी कर लगाया था। रावकृष्ण सिंह ने लगाया था, 1903 में लगाया था। और कौन सा चौरी कर लगाया था। कुछ पुस्तकों में 5 रुपए है इसकी दर, और कुछ पुस्तकों में 13 रुपए इसकी दर चौरी करके दे रखी है। लेकिन यहाँ पर आपको जानने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पर आपको रुपए नहीं दे रखा। 1903 में लगाया था, कृष्ण सिंह ने लगाया था, चौरी कर लगाया था, ये कथन आपको इसमें सही दे रखा है। फिर देखिए, पृथ्वी सिंह ने मेवाड़ द्वारा नए जागीरदार, और पृथ्वी सिंह बना था 1906 में नया जागीरदार, और उसने तलवार बधाईकर नाम का कर लगाया था। और इस तलवार बधाईकर का जो संबंध है ये आपका उत्तराधिकार शुल्क से संबंधित है ये आपका। और इसका जो बोझ है ये इसने जनता पर डाल दिया था। यानी कि बिजोलिया की जो जनता है वहां से इसने वसूल करना शुरू कर दिया था। जबकि इस कर का जो संबंध है वो इस जमींदार जागीरदार से है, जनता से इसका कोई संबंध नहीं था। लेकिन उसने बावजूद इसका जो भार है वो जनता के ऊपर इसने डाल दिया था। फिर विरोध स्वरूप, इसके विरोध स्वरूप जो किसान है उन्होंने संपूर्ण जागीर में हल चलाना बंद कर दिया था। तो ये कथन भी आपको सही दे रखा है, दोनों सही है। पृथ्वी सिंह इसने अपनी गलती को समझा और किसानों को कुछ रियायतें देने की घोषणा की, यह गलत है। पृथ्वी सिंह भाई साहब समझने वालों में से नहीं थे, ठीक है, ढीठ थे एकदम। इन्होंने गलती का एहसास नहीं हुआ था, इन्होंने किसी भी प्रकार की रियायत किसानों को नहीं दी थी। तो ये कथन आपको इसमें गलत दे रखा है। पहला दूसरा तीसरा कथन आपको इसमें सही दे रखा है। पहला दूसरा तीसरा कथन आपको इसमें दे रखा है, यानी कि ऑप्शन जो आपका सेकंड है ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। रंग महल का उत्खनन VN मिश्र और राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग ने संयुक्त रूप से 1959 में किया था। उसके बाद देखिए, उत्तरी राजस्थान में रंग महल प्राग हड़प्पा युगीन पुरा स्थल है। फिर तीसरा है, रंग महल का उत्खनन स्वीडन के एक पुरातत्वविदा हन्ना रयड, या इसको हन्नारीड बोलते हैं, सही नाम इसका हन्नारीड है, ने 1952-53 ईस्वी में किया था। और रंग महल जो संस्कृति है ये कैसी है, आपकी कुषाणकालीन संस्कृति है। तो इसमें आपको सही कथन कौन सा है वो बताना है। तो देखिए, इसमें जो तीसरा कथन है, हन्नारीड के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था और कुषाणकालीन संस्कृति के अवशेष यहाँ से मिले हैं। ये दोनों ही कथन आपको, पहले दूसरे जो दोनों कथन है ये आपको इसमें गलत दे रखे हैं। तो आपका तीसरा और चौथा जो कथन है ये आपका ऑप्शन बी में है, और यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, अगला प्रश्न है, दयाबाई और सहजबाई ये किस संत की शिष्याएं हैं। दयाबाई और सहजबाई ये संत चरणदास जी की शिष्याएं हैं। ऑप्शन जो सी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चरणदास जी की शिष्याएं दयाबाई और सहजबाई। अगला प्रश्न है, रम्मत लोक नाट्य की विशेषताएं क्या है ये आपको बताना है। इसमें एक समुदाय विशेष के लोग सहभागी होते हैं, बिल्कुल ये सही दे रखा है। उसकरना जो ब्राह्मण है वो समुदाय विशेष के लोगों का ये नाट्य है, ये सही है। इसमें टेरियों और गायकों की प्रमुख भूमिका होती है, बिल्कुल टेरियों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से ये जो नाट्य है ये रिप्रेजेंट किया जाता है। रंगमंच पर बैठे पात्र अपना प्रदर्शन करते हैं, बिल्कुल जो पाटा संस्कृति है ये इसी के बारे में कहा जाता है, पाटा संस्कृति।
पाटा संस्कृति कहाँ की फेमस है, तो ये आपकी आचार्य का चौक, आचार्य का चौक कहाँ पर आपका, बीकानेर में, यहाँ की पाटा संस्कृति है वो फेमस है, इसी रम्मत लोकनाट्य से वो संबंधित है। फिर देखिए अगला है, इसकी भाषा और क्षेत्रीय रंगत इसमें एक क्षेत्र विशेष से जोड़े रखती है। देखो चारों आपको किसी ऑप्शन में नहीं दे रखे, 1 2 3 4 इसमें भी नहीं है, 1 2 3 4 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, यानी कि 3 यहाँ पर सही है। हालांकि एक कहने को ये भी सही हो सकता है, लेकिन ये इसलिए सही नहीं हो सकता क्योंकि ये क्षेत्रीय रंगत का ना होकर ये आपका जोधपुर में भी है, जैसलमेर में भी है, बीकानेर में भी है, तो एक क्षेत्रीय विशेष का ना होकर ये लगभग राजस्थान के अंतर्गत ये रिप्रेजेंट होता है लोक नाट्य रम्मत। तो यहाँ पर अपन ये जो कथन है ये इसको अपन गलत मानेंगे, और ये जो पहले के 3 कथन आपको दे रखे हैं ये सही दे रखे हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरा आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है, पहले ऑप्शन में दे रखा है, तो यहाँ से ऑप्शन जो आपका फर्स्ट है ये सही हो जाता है। फिर देखिए अगला है, शेखावाटी में कृष्ण की 8 गोपियां एक हाथी के रूप में चित्रित है। ये एक भित्ति चित्र है, दीवार के ऊपर एक चित्र किया गया है, ये कहां पर है, ये प्रश्न देखिए, ये प्रश्न जो है ये आपका नया प्रश्न है, अभी तक ये किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया है। देखिए थोड़े दिन पहले जो भोजी लंबरदार वाला प्रश्न आया था, फिर वो एग्जाम में बार बार रिपीट होता गया, तो ये प्रश्न है वो कुछ इसी तरीके का है। ध्यान से देख लो इस प्रश्न को, गोयनका हवेली फतेहपुर इसका करेक्ट आंसर होगा, और मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर ये क्वेश्चन प्रोवाइड करवा चुका हूँ, तो वहां पर आप इसको देख सकते हैं। कृष्ण की 8 गोपियां एक हाथी के रूप में चित्रित, ये जो एक भित्ति चित्र है ये गोयनका हवेली फतेहपुर से ये संबंधित है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, शेखावाटी का एक चित्र है। अगला प्रश्न है, 8 फरवरी 1942 को आयोजित मारवाड़ लोक परिषद में खुले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, 8 फरवरी 1942 को, तो देखिए इसमें अध्यक्ष थे रणछोड़ दास गटानी, ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रृंगार चौवरी मंदिर कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में श्रृंगार चौवरी मंदिर, इसके विषय में सही कथन का आपको चयन करना है श्रृंगार चौवरी के बारे में। इसका मध्य भाग गोलाकार है, जैन गुंबद से ढका हुआ है, बिल्कुल ये एक जैन मंदिर है, तो ये कथन है ये सही हो जाएगा। इसका निर्माण राणा कुंभा के कोषाध्यक्ष भंडारी के पुत्र वेलाक के द्वारा या वेका के द्वारा करवाया गया था, ये भी आपको सही दे रखा है। इस मंदिर की योजना है वो गोलाकार है, ये भी सही है। यहाँ से भी आप थोड़ा रिलेट करके इसको ध्यान रख सकते हैं कि अगर पहला कथन सही है तो तीसरा कथन भी इसके अंतर्गत सही होना चाहिए। फिर है, इसके चारों ओर 4 पंख निकले हुए हैं, तो ये कथन आपको इसमें श्रृंगार चौवरी मंदिर के बारे में गलत दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला, दूसरा और तीसरा आपको दूसरे ऑप्शन में दे रखे हैं, यानी कि ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है, तत्व वाद्य यंत्र नहीं है वो आपको बताना है। कमायचा, जंत्र, भपंग, बांकिया, कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। तत् का मतलब होता है जिसमें तार लगे होते हैं, तार को छेड़ने पर ध्वनि उत्पन्न करती है, वो होता है आपका तत्व वाद्य यंत्र। तो इसमें जो आपको बांकिया दे रखा है, ये बांकिया है, ये आपका सुशीर वाद्य यंत्र है, तत्व नहीं ये सुशीर है। और सुशीर कौन सा होता है, जिसको फूंक मारकर बजाया जाता है, जैसे आपका बांसुरी है, तो वो उसी प्रकार का आपका बांकिया वाद्य यंत्र। तो ये कौन सा नहीं है पूछा था, तो बांकिया इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन 1944 में नीमका थाना में स्थापित मीणा सुधार समिति, मीणा सुधार समिति का अध्यक्ष कौन था 1944 में नीमका थाना में स्थापित, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बंशीधर शर्मा, बंशीधर शर्मा इसके अध्यक्ष थे, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक की बहादुरपुर के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, कौन से शासक ने बहादुरपुर के युद्ध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इलायची और कमला, तो ये तो काफी फेमस क्वेश्चन है, नाथ द्वारा चित्रशैली की यह महिला कलाकार है, बहुत बार रिपीट हो चुका है ये प्रश्न। फिर आपको लेखक और इसका लेखन यानी इसकी कौन सी कृति है वो आपको बतानी है। तो देखिए कान्हा व्यास, कान्हा व्यास की रचना कौन सी है, एकलिंग महात्म्य, ये कान्हा व्यास की रचना है, यानी कि पहले का दूसरा हो जाएगा, पहले का दूसरा इन दोनों में नहीं दे रखा है, इन दोनों में है, पहले का दूसरा। फिर देखिए नाथा, नाथा की वास्तु मंजरी है बिल्कुल, यानी कि चौथा आपको इसमें दे रखा है, इसमें नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। फिर देखिए गोविंद की द्वार दीपिका है, और अत्रि महेश जो कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता है, यानी कि तीसरे का पहला और चौथे का तीसरा, ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, अजमेर संग्रहालय में प्रदर्शित लिंगोद्भव मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है, जो कि अजमेर संग्रहालय में रखी गई है, लिंगोद्भव मूर्ति ये कहां से प्राप्त हुई है आपको बताना है। तो ये जो मूर्ति है ये हर्षनाथ से प्राप्त हुई है, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, लूणी नदी के विषय में कौन सा कथन असत्य है। देखिए इस तरीके का कोई भी प्रश्न आपको आता है एग्जाम में, तो जो लास्ट में पूछा गया है सही है, सही नहीं है, सत्य है, असत्य है, सत्य नहीं है, उसको आपको राउंड कर लेना है, ताकि जब आप ऑप्शन पढ़ें तो आपके दिमाग में रहे कि आपको पूछा क्या है, सत्य पूछा है या फिर असत्य पूछा है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो लूणी नदी के संबंध में पूछा है और कौन सा कथन इसमें असत्य है ये आपको इसमें पूछा गया है। तो देखिए लूणी नदी बेसिन की पूर्वी सीमा काला भूरा डूंगर है, लूणी नदी
कि जो पूर्वी सीमा है वो काला भूरा डूंगर है, ये आपको इसमें दे रखा है। फिर यह नदी कच्छ के रन तक प्रवाहित होती है और उद्गम से बालोतरा कस्बे तक इसका पानी मीठा होता है और बालोतरा के बाद में जो रसायन युक्त जल है वो इसमें मिल जाता है, जिसके कारण बाद में इसका पानी खारा हो जाता है। और यह राजस्थान के कुल अपवाह क्षेत्र का 5.6% भाग पर ये प्रवाहित होती है। यहां पर मिस्टेक है, ये 3 खतन तो आपको सही दे रखे हैं, 5.6% न होकर ये आपका 10.4% होगा, 10.4%। ठीक है, तो ये आपको इसमें गलत दे रखा है। कौन सा असत्य है वही पूछा था, तो ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्र में 800 से कम लिंगानुपात रखने वाला जिला इनमें से कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार 800 से कम जो लिंगानुपात है वो बताना है। तो जैसलमेर का लिंगानुपात कितना है? 807 है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद में बाड़मेर, तो बाड़मेर का भी आपका 899 है, तो ये भी नहीं होगा। अलवर और गंगानगर, तो दोनों का ही नहीं है। गंगानगर का 878 है और अलवर का 872 है, तो 800 से कम है वो इनमें से किसी का भी नहीं है। तो ये जो पर्सन है ये आपका इसमें डिलीट होगा। ठीक है, ये पर्सन डिलीट होगा, 800 से कम किसी का भी इसमें नहीं है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, राजस्थान के एक कृषि जलवायु प्रदेश, वो इन चारों में से आपको बताना है वो कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है जिसके संबंध में आपको ये 3 खतन दे रखे हैं। वो कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? इस प्रदेश की औसत वर्षा 30 से 50 सेंटीमीटर होती है। अब 30 से 50 सेंटीमीटर राजस्थान के कौन से क्षेत्र में होती है ये आपको पता होना चाहिए। इस प्रदेश में लाल, रेतीली और सिरोजम प्रकार की मृदा पाई जाती है। इसमें गेहूं, सरसों और तिल मुख्य रबी की फसलों के रूप में ये फसलें हैं। तो इसमें कृषि जलवायु प्रदेश में ये कौन सी है ये आपको बताना है। तो ये जो क्षेत्र है ये आपकी जो लूनी नदी वाला क्षेत्र है उसकी ये विशेषताएं हैं। और लूनी नदी वाला जो क्षेत्र है ये आपका कौन सी में आता है? सेकंड बी, जो कृषि जलवायु प्रदेश है उसके अंतर्गत आता है, सेकंड बी के अंतर्गत। तो यही क्या हो जाएगा, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एग्रो फूड पार्क रिको के द्वारा विकसित नहीं किया गया है? जो एग्रो फूड पार्क है रिको के द्वारा विकसित किए गए हैं, इनमें से कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। देखिए बोरानाडा जोधपुर, बिल्कुल बोरानाडा जोधपुर में स्थापित किया गया है। रणपुर कोटा में स्थापित किया गया है। उद्योग विहार श्रीगंगानगर में है। लेकिन किशनगढ़ अजमेर में रिको के द्वारा फूड पार्क ये स्थापित नहीं किया गया है। किशनगढ़ अजमेर में ग्रीक टेक मेगा फूड पार्क है वो स्थापित किया गया है, एग्रो फूड पार्क नहीं है। ठीक है, ग्रीक टेक मेगा फूड पार्क है। तो ये आपका ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित में से असतत या अस्थिर खनन के पर्यावरण प्रभाव, यानी कि राजस्थान में जो अनेक प्रकार से दोहन का कार्य किया जा रहा है, इनमें से आपको बताना है पर्यावरणीय प्रभाव कौन से हैं। तो जो असतत यानी बिना रुके जो दोहन किया जा रहा है, खनन कार्य किया जा रहा है, उससे वायु प्रदूषण होता है, बिल्कुल होता है, ये तो आपको सही दे रखा है। जैव विविधता का ह्रास होता है, बिल्कुल जैव विविधता का भी इसमें ह्रास होता है, ये भी आपको सही दे रखा है। भूमि का क्षरण भी होता है और सतही और भूजल प्रदूषण होता है, यानी ये भी आपको इसमें सही दे रखे हैं। इस तरीके का प्रश्न होता है, उसमें आपको चारों ही खतन है वो सही होते हैं। तो मुख्य रूप से आपका जो ऑप्शन फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 चारों इसमें इसके कारण है। राजस्थान में चीनी उद्योग के स्थानीयकरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं पूछा है। कौन से कारक प्रभावित करते हैं चीनी उद्योग के लिए मुख्य रूप से आपको पूछा है। तो मील के आसपास के क्षेत्र में गन्ने की उपलब्धता होगी तो चीनी उद्योग प्रभावित होगा, बिल्कुल, क्योंकि कच्चा माल है वो आपको आसानी से इसमें प्राप्त हो जाएगा। परिवहन की सुविधा की उपलब्धता, अगर परिवहन की सुविधा होगी तो जो कच्चा माल है वो आप खेतों से उद्योग में आसानी से फैक्ट्री में ला पाएंगे, ये भी सही है। सल्फर और चूने की उपलब्धता, बिल्कुल, और सतत सस्ता और कुशल श्रम मजदूर आसानी से मिल जाएंगे, तो भी चीनी उद्योग को बढ़ावा इसमें मिलेगा। तो चारों ही कथन आपको ये चीनी उद्योग को प्रभावित करने वाले इसमें दे रखे हैं। तो 1 2 3 4 यानी कि ऑप्शन आपका जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में वनावरण कितना है? वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में वनावरण कितना है? तो 16,655 वर्ग किलोमीटर के लगभग राजस्थान में ये वनावरण है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वैसे अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पूछा जाए तो 16,654.96 16,654.96, यानी कि ये राउंड फिगर में अगर आप बात करेंगे तो 16,655 आपको इसमें दे रखा है। तो 16,655 वर्ग किलोमीटर लगभग इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको इसमें बताना है। लूणी बेसिन, नेहड़, बिल्कुल सही दे रखा है। घग्गर मैदान, नाली कहलाता है, सही दे रखा है। शेखावटी प्रदेश, जोहड़, बिल्कुल, जोहड़ नाडा इसकी विशेषता है। नागौर उच्च भूमि, डोरा पर्वत, ये आपको इसमें गलत दे रखा है। जो नागौर उच्च भूमि है, डोरा पर्वत यहाँ पर नहीं है। डोरा पर्वत जो है वो आपका जालोर में है, नागौर उच्च भूमि से इसका संबंध नहीं है। तो कौन सा गलत था, नहीं है, वही आपको पूछा है। ऑप्शन 4 इसमें आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर या संकुल कितने हैं? 5 लाख से अधिक। तो देखिए 5 लाख से अधिक पूछा है तो आपको बता दूं, जयपुर, जोधपुर, कोटा, जयपुर, जोधपुर और कोटा,
ये 3 शहर तो ऐसे हैं, जयपुर, जोधपुर, कोटा, जिनकी जो आपको इसमें 5 लाख से अधिक जनसंख्या पूछा है, तो इनकी जो जनसंख्या है वो 10 लाख से अधिक है। फिर 5 लाख वाले कैटेगरी के अंतर्गत आपका बीकानेर और अजमेर जिला भी शामिल हो जाता है, बीकानेर और अजमेर। तो ये टोटल 5 जिले इसमें आते हैं, यानी कि आपका जो सेकंड ऑप्शन है ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, जीएसआई के द्वारा अभी हाल ही में राजस्थान के कौन से जिले में बॉक्साइट की प्राप्ति की रिपोर्ट प्राप्त हुई है? बॉक्साइट अभी हाल ही में कहां पर मिला है, मुख्य रूप से आपको ये बताना है। तो यहां पर इसका आंसर है ये उदयपुर हो जाएगा, ठीक है, उदयपुर। फिर अगला प्रश्न है, सुखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम शुरुआत की बात हो रही है, जब सुखा संभाव्य क्षेत्र शुरू किया गया था कार्यक्रम तब की बात हो रही है। तब भारत सरकार और राजस्थान सरकार का जो वित्त पोषण है, यानी कि पैसा इन्वेस्ट करने का जो अनुपात है वो कितना है, ये आपसे पूछा गया। और शुरुआत की बात हो रही है, तो अगर शुरुआत में बात की जाए तो 50:50, यानी कि भारत सरकार के द्वारा और राजस्थान सरकार के द्वारा दोनों की 50-50% इसमें भागीदारी थी। लेकिन 1 अप्रैल 1949 से 1 अप्रैल 1949 से ये जो अनुपात है ये केंद्र का 75 और राज्य सरकार का 25 ये अनुपात है। लेकिन आपको शुरुआत का पूछा गया है, तो शुरुआत में कितना था? 50:50, यानी कि ऑप्शन 4 है ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आपको पूछा है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा दक्कन ट्रैप में विकसित हुई है, निर्मित हुई है? दक्कन ट्रैप में कौन सी मृदा है? तो दक्कन का मतलब आपका हाड़ौती पठार है, और हाड़ौती पठार में कौन सी मृदा पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 15 से लेकर 24 वर्ष की आयु वर्ग में युवाओं की साक्षरता दर कितनी है? 15 से लेकर 24 वर्ष के युवाओं की साक्षरता दर आपको इसमें पूछी है। तो यहाँ पर देखिए 81.3 ये क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। 15 से लेकर 24 वर्ष तक के जो युवा है 81.73% है वो इनकी साक्षरता दर है। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, यानी कि मुख्य रूप से ये जो योजना है ये बेरोजगारी जो भत्ता है उसके बारे में ये पूछना चाह रहा है। तो बेरोजगारी भत्ता में क्रमशः बतानी है। पहले यहाँ पर पुरुष को 4,000 रुपए मिलते हैं और फिर महिलाओं को 4,500 रुपए प्रति माह, यानी कि ऑप्शन जो थर्ड है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा फिर सही सम्मिलित नहीं है? सौर ऊर्जा संयंत्र और जिले को यहाँ पर सम्मिलित करना है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? अगोरिया बाड़मेर ये तो सही है, मोकला जैसलमेर है, गोरी झुंझुनू है, धुनी सीकर संबंधित नहीं है, धुनी जो है वो आपका जोधपुर में है, ये सीकर न होकर जोधपुर है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है वो पूछा था, तो यहाँ पर ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में वित्त विभाग के द्वारा शुरू की गई एमनेस्टी स्कीम 2024 के बारे में कथनों के ऊपर आपको विचार करना है, ठीक है। 2 कथन दे रखे हैं, कौन सा कथन सत्य है कौन सा नहीं है वो आपको इसमें बताना है। एमनेस्टी स्कीम 2024 के बारे में, ये बकाया कर मांगों और विवादित राशियों का समाधान करती है, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य लघु उद्यमियों को अनुदान प्रदान करना है, लघु उद्यमियों को अनुदान प्रदान करता है, ये इसमें आपको गलत दे रखा है, यानी कि पहला सही है दूसरा गलत है। पहला कथन इसमें सही है दूसरा गलत है, तो यानी केवल कथन फर्स्ट इसमें सत्य है, केवल कथन फर्स्ट इसमें सत्य है, और ठीक है यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, कौन फिल्म सनफ्लावर्स वर दी फर्स्ट वंस टू नो, इसके निर्देशक हैं जिनको स्वतंत्रवे कांस फिल्म महोत्सव में ला सिने पुरस्कार मिला है, कौन है ये? इसके निर्देशक कौन है इसके फिल्म के, ये आपको इसमें बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा चिदानंद नाइक इसके निर्देशक हैं। राजस्व विभाग द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है अभी हाल ही में, नए जो जिले बने हैं 17 जिले और जो 3 संभाग बनाए गए हैं, उसकी जो प्रशासनिक आवश्यकता के संबंध में जो समीक्षा के लिए जो कमेटी गठित की गई है, उस मंत्रिमंडलीय उपसमिति में कौन इसमें सदस्य नहीं है, कौन सा इसमें सदस्य नहीं है वो बताना है। देखिए सुरेश सिंह रावत इसमें सदस्य हैं, हेमंत मीणा भी हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी हैं, लेकिन जोगाराम पटेल ये इसके सदस्य नहीं है, ऑप्शन तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, वैश्विक सैन्य खर्च के ऊपर SIPRI यानी कि सिपरी रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2023 में भारत कौन से स्थान के ऊपर था? सिपरी रिपोर्ट 2024 के अनुसार बताना है आपको 2023 में भारत कौन से स्थान पर था, तो भारत इसमें चौथे स्थान पर था, ठीक है। अगर आपको पहला दूसरा और तीसरा स्थान पूछा जाए तो पहला स्थान इसमें अमेरिका का था, दूसरा चीन का था, तीसरा रूस का था और भारत इसमें चौथे नंबर पर था, ठीक है। बेहतर जल प्रबंधन के लिए राजस्थान में राज्य जल संसाधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड किस माह में शुरू की गई? तो ये मार्च 2024 में ये शुरू किया गया है, मार्च 2024 क्या हो जाएगा इसका। फिर अगला प्रश्न है, राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत संचालित 303 महाविद्यालयों की समीक्षा हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति का संयोजक में से किसे नियुक्त किया गया है? संयोजक किसे नियुक्त किया गया है ये आपको इसमें बताना है। तो प्रोफेसर कैलाश चंद्र सोडानी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा,
फिर मई 2024 में दूरदर्शन किसान चैनल द्वारा लॉन्च किए गए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि एवं भूमि। कृषि एवं भूमि भारत सरकार के द्वारा 2015 में शुरू किया गया एक सरकारी किसान टीवी चैनल है और इसके अंतर्गत जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर्स हैं उनके नाम कृषि तथा भूमि है। अगला प्रश्न देखिए, मई 2024 में ATD, इसकी फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट बेस्ट अवार्ड्स यूएसए में NTPC ने वैश्विक स्तर के ऊपर कौन सा स्थान हासिल किया है? वैश्विक स्तर के ऊपर कौन सा स्थान हासिल किया है NTPC ने? तो इसके अंतर्गत जो तीसरा स्थान है ये हासिल किया है, तीसरा स्थान। ऑप्शन 3 जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत से गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024 इसके विजेता कौन है? भारत से गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024 के विजेता कौन है? तो इसके अंतर्गत आलोक शुक्ला है, ये विजेता है। राजस्थान के परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना हेतु कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? तो 500 करोड़ रुपए की जो धनराशि है इसका प्रावधान इसमें किया गया है। और लास्ट प्रश्न आपको इसमें पूछा गया था, भारत में कृषि जनगणना की जाती है, प्रत्येक 5 वर्ष से कृषि जनगणना की जाती है और वर्तमान में 8वीं जो कृषि जनगणना है वो चल रही है। आपको पूछा जाए कब शुरू हुई थी, तो 1971-72 के अंतर्गत ये शुरू हुई थी। तो ये कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न थे और उससे पहले अपन ने बात की है राजस्थान जीके से संबंधित। तो काफी स्तरीय प्रश्न आपको राजस्थान जीके के इसमें पूछे गए हैं। आने वाली सीटी एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन है वो रिपीट होने की संभावना है। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं जिन्होंने एग्जाम दी है या आगे जो सीटी के एग्जाम देने वाले हैं, ताकि वो भी इस तरीके के जो क्वेश्चन है उनका अभ्यास कर लें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।